मित्रों उसमें हम बताए थे कि स्वर के कितने भेद हैं और स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम जानेंगे कि व्यंजन के कितने भेद हैं, विद्वानों ने उस भेद के कितने भेद किए थे, उस भेद से हमको लाभ क्या है। यह आपको हम सुनिश्चित करा दें कि जितने भी व्यंजन या वर्ण जो हमारे निकलते हैं उसमें नाक, मुख, जीभ, तालु इसकी विशेष भूमिका रहती है और इसी सब के आधार पे विद्वानों ने इस व्यंजन का भेद किया है। तो पहले हम व्यंजन के बारे में पहले लिख लें, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यह व्यंजन में भेद कितने तरह का होता है। तो पहले हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क, फिर यहाँ होगा ख, फिर ग और फिर घ, फिर अंग। ठीक है। फिर उसके बाद च, फिर छ, फिर ज, फिर झ, फिर इया। उसके बाद ट, फिर ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, त। सॉरी, देखिए आप भी याद कर लीजिए, आप भी भूल जाएंगे। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और उसके बाद य, र, ल, व। फिर उसके बाद स, स, ह। फिर इसके बाद छत्री छ, त्रिशूलत्र, आज्ञा, स्र। ठीक है। इतना पहले आप कॉलम बना लीजिए और इस कॉलम बनाने के साथ आप जिस तरह हम खाना बना रहे हैं उसी तरह आप भी एक खाना बना लीजिए। आप खाना बनाएंगे ऐसे बनाइए पहले। ठीक है। ऐसे एक कॉलम बनाइए, सीधे सीधे एक कॉलम बनाते जाइए हमारे साथ। और कॉलम बनाने के बाद आप क्या करिए, एक और कॉलम बनाइए और कॉलम बनाने के साथ, ठीक है, इधर भी एक कॉलम बना लीजिए ऐसे। फिर इसमें जो है कि क्या बोलते हैं, इस कॉलम में एक और विभाजन कर लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे विभाजन कर लीजिए। विभाजन करने के बाद आप जब विभाजन आप कर लेंगे, इसके बाद समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। यहाँ एक और विभाजन कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ विभाजन करने के बाद आप जब विभाजन कर लेंगे फिर उसके बताएंगे एक और विभाजन ऊपर बना लीजिए कॉलम। ऐसे कॉलम बनाते जाइए, जैसे हम बना रहे हैं वैसे कॉलम बना लीजिए। फिर आपको बताएंगे इस कॉलम का महत्व क्या है। ठीक है। ये कॉलम आपका बन के तैयार है। बनने के साथ आप एक और इधर ये खींच लीजिए। ठीक है। इसी तरह सेम इसमें भी एक कॉलम बना लीजिए, ऐसे कॉलम बना लीजिए। कॉलम बनाने के बाद आप समझेंगे कि इस कॉलम के क्या क्या महत्व है, क्यों कॉलम बनवाया गया है। अब देखिए, जो विद्वानों ने भेद किया सबसे पहले तो दो व्यंजन के भेद हुए थे। एक उच्चारण स्थान के आधार पे, एक उच्चारण प्रयत्न के आधार पे। तो आप हमारे साथ बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग, यानी ये कंठ से निकल रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। इसलिए इसका जो नाम है कंठ, कंठस्थ, कंठव्य दोनों कह सकते हैं। ठीक है। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कंठस्थ है, कंठ है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कंठ लिख लीजिए। फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, इया। ये च, छ, ज, झ, इया में क्या होता है कि जो जीभ होती है वह नरम तालु के बीच में जाकर स्पर्श करने लगती है, इसलिए इसका नाम जो है कि तालव्य पड़ा। या ध्यान दीजिए, तालव्य का मतलब क्या हुआ? च, छ, ज, झ, इया। जीभ देखिए कहाँ जाके लटपटा के लड़ रही है। उसी तरह ट, ठ, ड, ढ, ड़।
तो ट ठ ड ढ ड़, यानी जीभ क्या हो रही है, मुड़ जा रही है, सीधे सीधे जीभ मुड़ जा रही है। तो जब जीभ मुड़ जाएगी तो उस आधार पे, जब जीभ मुड़ने की कला है उसको मूर्धा कहते हैं, और उसी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम पड़ा मूर्धन्य। याद रखिएगा, जीभ मुड़ने की वजह से ट ठ ड वाला जो कालम है इसको मूर्धन्य कहा गया है। त थ द ध न, इसमें जो जीभ होती है वह दांत में जाकर स्पर्श करती है। त थ बिना दांत का यह जो है कि इस वर्ण का उच्चारण नहीं हम कर पाएंगे, तो इसका नाम पड़ गया दंत्य। क्या कहते हैं, दंत्य, इसका नाम पड़ गया दंत। उसी तरह प फ भ भ म, तो प फ ब भ म का मतलब हुआ कि आप जब प बोलते हैं तो दोनों ओंठ आपस में सटने लगते हैं, आपस में स्पर्श करने लगते हैं। जैसे पापा, पापा बोलने में ओंठ सट जाते हैं, मामा, लेकिन डैडी बोलेंगे तो ओंठ आपस में स्पर्श नहीं करेंगे। तो दोनों ओंठ की स्थिति के आधार पर इसका नाम ओष्ठ पड़ा। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा, ओष्ठ या ओष्ठय। यह कम से कम इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि यह कैसे कंठ पे पड़ा, कैसे मूर्धन्य पड़ा, कैसे तालव्य पे पड़ा, कैसे दंत पड़ा। इस आधार पे इन चारों के बाद फिर विद्वानों ने फिर उसमें जो है कि भेद पे भेद किए, और ये जो वहा प्रयत्न, यानी जो उच्चारण के आधार पे, जो फिर उच्चारण प्रयत्न के आधार पे जो वहा प्रयत्न किया गया, उसमें देखा गया कि किसमें कम जो है कि सांस लेने की जरूरत पड़ी है और किसमें अधिक सांस लेने की जरूरत पड़ी है। तो प्राण तत्व के आधार पे दो भेद कर दिए गए, प्राण तत्व के आधार पे दो भेद किए गए। वह उसमें पहले का नाम अल्प प्राण पड़ा, दूसरे का नाम महाप्राण पड़ा। तो देखिए, अल्प प्राण में क्या होता है कि हमें कम सांस लेने की जरूरत होती है, कम वायु की आवश्यकता होती है, कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप बोलेंगे क, तो क में कम सांस ले रहे हैं, ख दबाव पड़ रहा है, ग कम ले रहे हैं, घ तो उसमें दबाव पड़ रहा है। तो इसलिए यह जो है कि क्या बोलते हैं, देखिएगा, जैसे बोलेंगे च, फिर बोलिए छ, तो छ में दबाव पड़ा, अधिक सांस लेने की आवश्यकता पड़ी, उस आधार पे इसका विभाजन हो गया। तो ये वाला जो पांचों वर्ण है, जो क च ट त प, यह जो पांचों वर्ण है, इनका नाम पड़ा अल्प प्राण। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब ये होता है कि कम सांस ली गई है यहाँ पे, जबकि ख छ ठ थ फ इसमें ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है महाप्राण। इसको कहते हैं महाप्राण। फिर जो तीसरी वाली लाइन है इसको कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। इसी तरह ये चौथी वाली लाइन है, इसको क्या कहते हैं, महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण का मतलब क्या हुआ कि अधिक सांस लेने की आवश्यकता। इसी तरह इसका नाम पड़ा अल्प प्राण। हमारे ख्याल से यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि अल्प प्राण महाप्राण का मतलब क्या हुआ। अल्प प्राण का मतलब कम सांस लेने की आवश्यकता पड़ी है, जबकि महाप्राण का मतलब अधिक सांस लेने की आवश्यकता पड़ी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राण तत्व के आधार पे या कठोर ध्वनि के आधार पे ही इसका विभाजन हुआ था, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण जो है कि यह इस तरह का भेद हो गया। अब हमारे साथ एक चीज और बोलिए, क ख, तो जब बोलते हैं क ख, तो जब क ख बोलते हैं फिर उसके बाद वाली ध्वनि बोलिए ग घ अंग। तो ग घ अंग में क्या होता है कि इसमें झन झन कर रहा है, इसमें उसमें जो है कि ध्वनि पैदा हो रही है, एक संगीतमय पैदा हो रहा है। देखिए क ख, तो क ख में नहीं, लेकिन ग घ अंग, तो ग घ अंग। तो उसी के आधार पे घोष और अघोष दो जो है कि विभाजन हुआ, और यह जो है कि पेशी तनाव के आधार पे या वहा प्रयत्न के आधार पे जो है कि भेद किया गया, जिसे हम अघोष और घोष कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अघोष क्या होता है। ये जो दोनों कौन, ये जो क ख है, च छ है, ट ठ है, त थ है, प फ है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं अघोष। अघोष क्यों नाम पड़ा, अघोष इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो है कि ध्वनि झंकृत नहीं हो रही है, ध्वनि का झंकार नहीं हो रहा है। और इसमें बोलिए ग घ अंग, तो ग घ अंग में क्या होता है, झन 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 कर रहा है, इसलिए इस आधार पे इसको कहा गया घोष।
घोष भी कहते हैं और सघोष भी कहते हैं, दोनों याद नाम रखना चाहिए। घोष भी इसका नाम है और आवृत्त सघोष भी कह सकते हैं, दोनों इसको कह सकते हैं। तो हमारे ख्याल से आप लोग ये क्लियर हो गया होगा कि घोष और अघोष में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अल्पप्राण महाप्राण में भी अंतर समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है कि आगे आते हैं कि और उसमें क्या क्या, अब एक एक क्रम से हम लोग समझते हैं कि ये जो य र ल व इसकी भूमिका क्या है। तो य र ल व की जो भूमिका है, ठीक है, य र ल व की भूमिका है, पहली बात जान लीजिए कि यह जो य र ल व है, यह जो य र ल व है, यह सारे जो ये चारों जो है, कौन य र ल व, तो चारों जो य र ल व है ये सबसे पहले घोष है। क्या है, यह जो है कि घोष है, याद रखिएगा ये घोष है। चारों य र ल व क्या है, घोष है। इसी तरह चारों जो है कि घोष के साथ यह क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब क्या हुआ कि इसमें कम सांस लेने की आवश्यकता है, तो इन चारों का क्या नाम पड़ा, अल्प प्राण पड़ा। और इन चारों को, ये भी ध्यान रखिएगा, इन चारों को य र ल व को अर्ध स्वर या अंतस्थ भी कहते हैं। तो साथ में ये भी याद रखिए कि इसे हम जो है कि अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर, और इसका नाम अंतस्थ भी है, याद रखिएगा। ये चारों नाम य र ल व चारों को हम जो है कि घोष चारों को कहते हैं, अल्पप्राण का लक्षण पाया जाता है। इन चारों को अर्ध स्वर या अंतस्थ भी कहते हैं। कम से कम इतनी बातें एक साथ आपको जानकारी होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम अलग अलग विभाजन अगर करके देखें कि अलग अलग विभाजन क्या है, तो अलग अलग विभाजन में करते जा रहे हैं। देखिए जो य है, केवल य, इसमें ध्यान रखिएगा, य जो है कि केवल य जो है कि यह तालव्य के भी अंतर्गत आता है। य को हम क्या कहते हैं, तालव्य भी कहते हैं। किसको, य का नाम तालव्य भी है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो र का नाम है, र, यह हम मिटा दे रहे हैं, बाद में हम जोड़ देंगे। य को हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो र है, र का दो नाम है। र का दो नाम क्या है, र को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, र को कहते हैं हम लोग लुंठित। क्या कहते हैं, लुंठित, यह है लुंठित, इसका नाम लुंठित है, याद रखिएगा। या प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित, याद रखिए। प्रकंपित क्यों कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रकंपित कहने का मतलब आशय सीधा सीधा यह है, लुंठित कहने का आशय यह है, ठीक। ये जो लुंठित है, ठीक है, लुंठित और प्रकंपित है, क्यों कहते हैं। जैसे र जब बोलते हैं तो जीभ देखिए क्या करेगा, र, तो मतलब जीभ एकदम बिल्कुल जैसे इसमें एकदम जैसे कांपने लगती है। और एक कारण और है लुंठित का, एक कारण और है कि ये जो जीभ है बेलने के आकार पे हो, जैसे ल, तो ल बोलेंगे तो जीभ जो है कि बेलने के आकार की हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो र है उसको लुंठित भी कहते हैं और प्रकंपित भी कहते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, र में हमेशा जीभ जो है कि बेलने के आकार हो जाती है, र में जीभ लपलपाने लगती है, इसलिए इसे लुंठित और प्रकंपित नाम दिया गया है। और उसके बाद जो ल है, ध्यान रखिएगा, ल में जब बोलेंगे तो ल की जो ध्वनि है, ल की ध्वनि पार्श्विक है। देखिए ल क्या होता है, जीभ ऐसे हो जाती है, हवा सीधे बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका नाम, ल का नाम पार्श्विक है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम पार्श्विक है। पार्श्विक ध्वनि इसलिए कहते हैं कि ये जो ल है इसमें जीभ क्या होते हैं, बीच से हवा निकल जाती है, इसलिए जो उच्चारण वाला तालु है वह बीच से हवा निकलने के कारण जो है कि इसका नाम पार्श्विक पड़ा। और ल को ये भी ध्यान रखिएगा कि ल केवल स्पेशल ल को वर्ष भी कहते हैं। देखिए वर्ष का मतलब क्या होता है, पहले जान लीजिए।
वत्सर का मतलब ये होता है कि जो जीव का खुरदुरा हिस्सा है, जीव का खुरदुरा हिस्सा है, उसमें जाकर जीव स्पर्श करने लगती है। तो इसलिए पार्श्विक और वर्त्सत्य, इसका नाम है लुंठित, इसका नाम है प्रकंपित, दोनों नाम है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए कि जो ओष्ठ है, ओष्ठ के ही दो भेद किए गए थे बाद में, और ओष्ठ के जो दो भेद किए गए थे उसी में जो है कि आया था दंत्यो ओष्ठ, उसी में आया था दंतो ओष्ठ, जो बार बार पूछता रहता है। तो यह समझ लीजिए कि यह जो फ है और व है, कौन कौन, फ और व, एक चीज ध्यान दीजिएगा, फ और व, इन दोनों का नाम दंत्यो ओष्ठ भी कहा गया है, इसे दंत्यो, ठीक है, क्या है, दंत्योष्ठ। कभी कभी पूछ देता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए, फ और व ये दंतो ओष्ठ के भी अंतर्गत आता है। इतनी बातें कम से कम एक साथ हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। फिर एक बार देखिए, यह चारों क्या है, चारों जो है कि यह चारों य र ल व क्या है, यह घोष हैं। यह चारों क्या है, अल्पप्राण है। यह चारों क्या है, अर्धस्वर है। यह चारों क्या है, अंतस्थ है। लेकिन अब बगल बगल इसकी भूमिका क्या है, बगल बगल भूमिका यह है कि यह तालव्य के अंतर्गत भी है, र लुंठित के अंतर्गत है, प्रकंपित के अंतर्गत है, ल पार्श्विक ध्वनि है, और जो है कि क्या बोलते हैं, वर्धक ध्वनि है। इतनी बातें कम से कम एक साथ हमको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो इसके बाद का जो क्रम है, इसके बाद का क्रम है, उसको नोट करने की जरूरत है। यह जो स है, जो तीनों स है, तीनों स है, हम लोग शुरू से स सुनते आए हैं, लेकिन स के बारे में आप नहीं जान पाए कि इन तीनों स में अंतर क्या है। तो आ जाइए, आप अंतर भी पकड़ लीजिए कि इसमें अंतर क्या है। पहली बात जान लीजिए सबसे पहले कि स ह, हिंदी व्याकरण जो है कि यह वर्णनात्मक, यानी वर्णों के आधार पे आप जो बोलेंगे वही अक्षर लिख भी लेंगे। तो दो बातें आप ध्यान रखिए, दो शब्द हमेशा दिमाग में रखिए। एक बोलिए श्याम और दूसरा बोलिए संतोष। तो जब श्याम बोलते हैं, श्याम जब बोलते हैं तो वहां जीव देखिए कहाँ जा रही है। आप फिर उसके बाद बोलते हैं संतोष, तो वहां जीव क्या जा रही है। तो देखिए, श्याम बोलने में जब आप श्याम बोलते हैं तो ये जो स है, ध्यान रखिएगा, श्याम वाले जो ये स है, यह वहां इसको कहते हैं तालव्य। क्या कहते हैं, तालव्य। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं क्या, तालव्य। और यह जो स है, जब आप घोष पढ़ते होंगे, संतोष पढ़ते होंगे, तो जीभ मुड़ जाती है, इसलिए इस स का नाम है मूर्धन्य। आज के बाद ये भी अंतर समझ जाइएगा कि तीनों स का मतलब क्या है। और ये जो स है, ये स, इस स को कहते हैं दंत। क्या कहते हैं, दंत, क्योंकि जब इस स का उच्चारण करते हैं तो जीभ दांत में होती है। तो आज के बाद तीनों स में अंतर समझ जाइएगा। अब मत कहिएगा कि पेट फड़ुआ स, सांप वाला स, श्याम वाला स। आप बोलने का प्रयास करिए हमेशा कि यह तालव्य से है, यह मूर्धन्य से है, दंत से है। धीरे धीरे आपकी आदत में पड़ जाएगी और कभी आपको वो भूलेगा नहीं। अब जो ह है, ह को याद रखिएगा, केवल मात्र एक ह अक्षर है जिसे कहते हैं काकल्य। काकल्य, देखिए काकल्य क्या होता है। काकल्य का मतलब ये होता है, केवल ह अक्षर है, काकल्य। कई बार पूछा भी है कि ये काकल्य होता क्या है। काकल्य जैसे ह, जब ह आप बोलते हैं, कभी देखिएगा ह, तो उच्चारण में क्या होता है कि मुख खुला ही रहता है, सांस बाहर निकल जाती है। ह, मुंह खुल गया, सांस बाहर निकल गई, तो उसी को कहते हैं काकल्य। तो अब कम से कम इतना हमको जानकारी हो गई है कि स का मतलब, ये स कौन सा है, तालव्य स है, ये कौन सा है, मूर्धन्य स है, यह कौन सा है, दंत स है, और ह का है, काकल्य है। इन चारों के साथ एक चीज और भी जान लेना चाहिए, इन चारों के साथ इन तीनों को याद रखिएगा। किसको, इन तीनों को, तीनों स का क्या नाम है, तीनों जो स है, इस तीनों का स का नाम है महाप्राण। याद रखिएगा, तीनों स को कहते हैं महाप्राण। तीनों स को क्या कहते हैं, महाप्राण।
और ये भी ध्यान रखिएगा कि तीनों स का है महाप्राण है, और साथ में ये जो तीनों स है संघर्षी है, संघर्ष करके ये निकलता है। अभी बताएंगे संघर्षी और आगे बताएंगे कि क्यों इसका संघर्षी नाम पड़ा। संघर्षी नाम इसलिए पड़ा कि जब हम लोग अभ्यांतर के आधार पर जब उच्चारण का भेद किए थे, ठीक है, तो यह जैसे जो हम उच्चारण के आधार पर जब भेद किए थे, तो उस दौरान एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि यह जो पांचों हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह पांचों पहले क्या होता था जब श्याम सुंदर दास कमेटी नहीं बनी थी, उससे पहले क्या होता था कि जैसे अगर हमको गंगा लिखना है तो गंगा हम लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे, ये है गंगा, पहले गंगा ऐसे लिखा जाता था। अगर पंच लिखना है तो आपको ऐसे लिखा जाता था, पंच। लेकिन अब क्या है, जब श्याम सुंदर दास कमेटी बन गई तो श्याम सुंदर दास कमेटी में कहा गया कि ये जो पांचों जो अनुस्वार का काम करते हैं, सबके स्थान पे हम लोग बिंदी से काम चलाएं। इसलिए आज भी जब हम लोग को पंच लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, गंगा लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज के बाद ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का जो यह अक्षर हम लोग लिखते हैं कि हिंदी ऐसे, यह हिंदी गलत है, यह मानक के रूप में हिंदी गलत है। ऐसे लिखेंगे तो मानकीकरण के रूप में नहीं आएगा, हिंदी सही रूप में ऐसे लिखा जाना चाहिए। हिंदी जो है कि यहाँ पे बिंदी लगा के लिखना चाहिए, ये शुद्ध हिंदी है। ये जो हिंदी लिखते हैं हम अक्सर गलत लिखते हैं, लेकिन व्यवहारिक में आदमी अक्सर इसका प्रयोग कर लेता है, लेकिन शुद्ध हिंदी ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इन पांचों का नाम जब हम जो है कि पढ़ रहे थे कि अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पे, तो जब हम कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ पढ़ रहे थे, उसी के साथ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यह याद रखने की जरूरत है कि यह चार वर्ण कौन, ध्यान दीजिएगा, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह चार वर्ण कौन, च, छ, ज, झ, ये केवल मात्र चार वर्ण। फिर एक बार बता दे रहे हैं कि ये देखिएगा च, छ, ज, झ, ये मात्र चार वर्ण, यह चार वर्ण, यह है स्पर्श संघर्षी, याद रखिएगा, यह है स्पर्श संघर्षी, केवल चार वर्ण, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्या है, मात्र चार, 1 2 3 4 कई बार पूछ चुका है, यह है स्पर्श संघर्षी। और बाकी ये जो है, जैसे मान लीजिए कि ए वाला चारों है, ये चारों, फिर उसके बाद ये चारों, फिर उसके बाद ये चारों, फिर उसके बाद ये चारों, यह जो है जैसे ये वाला देखिएगा इंडिकेट करते जा रहा है, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, और फिर इसके बाद ये वाला, इसको कहते हैं स्पर्श। एक बात ध्यान रखिएगा, च, छ, ज, झ, यह स्पर्श संघर्षी है। बाकी सब स्पर्श व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं, ठीक है। और उसी के भेद में बाद में क्या हुआ कि ये तीनों स, ये स, ये स, ये स, यह जो है कि संघर्षी के रूप में है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्पर्श संघर्षी कौन है, तो चार हैं, च, छ, ज, झ। और संघर्षी कौन है, तो ये तीन है, स, 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 ये तीनों है क्या है, स्पर्श संघर्षी है। इतना, और इसके साथ एक चीज और भी जान लीजिएगा, यह उष्म भी है, उष्म व्यंजन भी इसको कहते हैं। उष्म मतलब इसमें गर्माहट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सब मतलब एक साथ जानकारी होनी चाहिए। और ये भी जानने की जरूरत है कि ये सब अघोष हैं। क्या है, अघोष, याद रखिएगा, अघोष इसलिए है कि इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहीं पे ह है, ह, मात्र ह क्या है, ये अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। ये क्या है, घोष है।
अब अगर देखिए, अब अगर इतना तक पूछा जाए, ये जो अभी तक हम जो बताए हैं, अब तक पूछा जाए तो अब देखिए क किसमें किसमें क का प्रयोग हुआ है। क का मतलब कंठव्य है, क का मतलब अल्पप्राण है, क का मतलब अघोष है। क का कितना नाम पड़ गया, क अल्पप्राण है, क कंठव्य है, क अघोष है। आप एक और क्रम से आप जान सकते हैं बहुत आराम से, जैसे आराम से ये जान सकते हैं कि आप एक यहाँ नंबर बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक, यह जब आप नंबर बना लेंगे, ठीक है, तो नंबर बनाने के साथ आपको पता हो जाएगा कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, ये पांचवा कॉलम है। क्लियर हो गया। तो अब आप यह कह सकते हैं, आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि 1 3 और 5 यानी 135। 1 3 5 135 का मतलब क्या हो गया, 135 का मतलब हो गया अल्प प्राण। आपको शॉर्ट में तरीका समझा रहे हैं कि आप भूलेंगे नहीं। 135 पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, पांचवा कॉलम, यह हो गया अल्प प्राण। इसी तरह जैसे 24 का मतलब दूसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो ये क्या हो गया, महाप्राण। याद रखने का तरीका आपको बता रहे हैं, यह क्या हो गया, महाप्राण। ठीक है। अब इसी तरह अघोष का मतलब क्या लिखेंगे, अघोष का मतलब 12 नंबर हो गया। सघोष का मतलब क्या होगा, 345 नंबर हो गया। ठीक, यह अगर कोड भी याद रखते हैं कि 135 का मतलब अल्पप्राण, 24 का मतलब महाप्राण। अब पूछेंगे कि 24 क्या है, 135 क्या है, तो बस याद रखिए कि यह पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। तो कॉलम जब याद रखेंगे तो आपको जैसे सरल भाव से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इससे एक चीज और जान लीजिए कि जो हम पहले पढ़े थे नासिक अनुस्वार, यही पांचों हैं। ये जो संस्कृत में प्रयोग होते थे जिस समय आज हिंदी का प्रयोग हो रहा है, इस पांचों को हम लोग नासिक भी कहते हैं। नासिक मतलब यही जो है कि नाक से इनका उच्चारण हुआ करता था पहले, और संस्कृत में इसका हम लोग प्रयोग भी करते थे। अब जैसे मान लीजिए यह है, तो यह क्या है, यह अघोष भी है, यह अल्पप्राण भी है, अर्धस्वर भी है, अंतस भी है, तालव्य भी है। इतनी बातें मतलब हम लोगों को एक साथ जानने की आवश्यकता है। अब क्या क्या बच गया है, अब ये तीनों सौ के बारे में देख लीजिए एक बार पुनः। यह सौ जो श्याम वाला सौ तालव्य है, इसके लिए श्याम संतोष दो शब्द याद रखिएगा, श्याम संतोष। आज जीव देखिएगा, जिसमें जीव देखिए, तालु का मतलब होता है बीच वाला, और जीव जब दांत से स्पर्श करे तो उसे दंत कहते हैं। ठीक है। और जीव जब खुरदले वाले से जब स्पर्श करे उसको वर्षत कहते हैं। इतनी बातें आप हमेशा अगर ध्यान रखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। अब बच गया क्या, अब बच गया कौन सा महत्वपूर्ण, ये इन सब के बाद बच गया है, इसको मिटा रहे हैं। इन सब के बाद बचा है क्या, ध्यान रखिएगा, इन सब के क्या बात बच रहा है, बच रहा है छत्री छ, बच रहा है त्रिशूल त्र, आज्ञा, ठीक, और ये स्र, और दो अक्षर और बच रहा है, ये और ये। ध्यान दीजिएगा, इतना बच रहा है। देखिए छत्री छ का निर्माण कैसे होता है, कई बार पूछ चुका है, टेट सीटेट अधिकांश परीक्षाओं में लगातार पूछता रहता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, क पे देखिए लगता है हलंत, ठीक है, और उसके बाद कौन ये स है, ये कौन सा स है, यह मूर्धन्य स है। उसके बाद आप अ लिखेंगे। ठीक है। तो यह तीनों मिलने के बाद छत्री छ का निर्माण होता है। उसी तरह यह त्र का निर्माण कैसे होता है, त्र का निर्माण होता है त पे, फिर र पे, और प्लस अ पे। इस पे हलंत नहीं लगेगा, अंत में इन दोनों पे हलंत लगेगा। इसी तरह आज्ञा का निर्माण कैसे होता है, आज्ञा का निर्माण समझिए कैसे होता है, ये जहाज और प्लस न्या, इन दोनों में हलंत रहेगा, और प्लस उसके बाद हो जाएगा अमृता। ठीक है। फिर इसका निर्माण कैसे होता है,
तो इसका निर्माण होता है, देखिएगा स, ये कौन सा है, यह तालव्य वाला स है। तो स प्लस र और प्लस अ। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा, ये छत्री छ का निर्माण कैसे होता है। छत्री छ के निर्माण होता है क पे हलंत रहेगा, स पे हलंत रहेगा और अमृत वाला रहेगा। तो यह छत्री छ, त्रिशूल त्र, आज्ञा और यह स्र, इन सब का जैसे यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा कि यह जो है कि बार बार कई बार पूछ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। क पे हलंत, स पे हलंत और यह जैसे अक्सर पूछता रहता है। अब बच गया ये दोनों, ये कौन, यह जो बार बार हम लोग भूल जाते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं। इन दोनों का दो नाम है। इन दोनों का दो नाम कौन कौन है, पूछेंगे आप कौन कौन दो नाम है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं उत्क्षिप्त। ये क्या है, उत्क्षिप्त, याद रखिएगा, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है। उत्क्षिप्त का मतलब ये होता है कि जीभ झटके से मार के निकल आती है। जैसे बोलिए दौड़, तो दौड़ ड़ क्या होता है, ड़ गया, झटका से मारा, फिर नीचे चला। तो यह इसका व्यंजन का नाम है उत्क्षिप्त। और साथ साथ विद्वानों ने इसका नाम एक और रखा है, द्विगुण। देखिए द्विगुण का मतलब क्या होता है, दो गुण इसमें समाहित है। बिंदी हटा दीजिए, दूसरा रोल हो जाएगा, बिंदी रखिए, दूसरा रोल हो जाएगा। ठीक है। तो द्विगुण उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है कि जीभ झटके से मारती है और फिर उसके बाद नीचे आ जाती है। तो इस तरह जैसे यह क्या बोलते हैं, आज का जैसे जो हिंदी का जो व्यंजन का स्वरूप था, यह हम देखें कि किस तरह यह बंटवारा हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण आप लोग फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, यह कालम जरूर याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5, और सूत्र भी जरूर याद कर लीजिए कि 135 का मतलब 1 3 5 वाला कालम का मतलब अल्पप्राण, 24 वाला मतलब महाप्राण, अघोष का मतलब 12, सघोष का मतलब 345। अगर यह याद कर रहे हैं तो आपको कभी जैसे दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में फिर एक बार हम जैसे आपको विशेष रूप से बताने के लिए बता दे रहे हैं कि अगर हम व्यंजन का अगर जैसे मान लीजिए अधिक इसके बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यंजन का भेद है, जो व्यंजन का भेद है, थोड़ा सा 1 मिनट और आपका लेंगे। व्यंजन का भेद, व्यंजन का भेद हमेशा जान लीजिए कि 2 तरह से होता है। या आपको नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण स्थान देगा। एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। और दूसरा होता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पे, उच्चारण प्रयत्न के आधार पे। ठीक है, व्यंजन के भेद में उच्चारण के स्थान के आधार पर, ठीक है, और एक कौन, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उच्चारण के स्थान पे जो अभी हम बताए हैं, इसी के अंतर्गत वो सब आएगा। कौन आएगा, कंठय आ जाएगा, कौन आएगा, आपका तालव्य आ जाएगा, कौन आएगा, आपका मूर्धन्य आ जाएगा, कौन आएगा, दंत्य आ जाएगा, ठीक है, कौन आएगा, ओष्ठ आ जाएगा। यह सब उच्चारण के आधार पे ही जो हम भेद आपको करके बताए थे, उस आधार पे जो है कि क्या बोलते हैं। अब प्रयत्न के आधार पे देखिएगा 2 भेद विद्वानों ने कर दिया है, एक अभ्यंतर और अभ्यंतर का मतलब आंतरिक, और दूसरा है बाह्य। ठीक है, आंतरिक के आधार पे ध्यान देखिएगा, आंतरिक के आधार पे कौन कौन भेद आएगा। यह आएगा स्पर्श, ठीक है, अभी जो बताए थे। अब ध्यान रखिए कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन है। उसके बाद स्पर्श संघर्षी,
स्पर्श संघर्षी हमेशा देखिएगा 4 ही है, स्पर्श संघर्षी याद करिए कि कौन सा ध्वनि है। उसके बाद संघर्षी, संघर्षी याद करिए कि कौन कौन संघर्षी हम पढ़ाए थे। फिर उसके बाद जो है कि उसके बाद लुंठित या प्रकंपित, और इसी के आधार पे उत्क्षिप्त जो हम पढ़ाए थे अभी, अर्धस्वर, यह जो है कि अभ्यांतर के आधार पे आएगा। और ब्रहा, जो ब्रहा है इसके आधार पे हमेशा ध्यान, जो बहा के आधार पे इसके अंतर्गत आएगा अल्प प्राण प्लस महाप्राण, अघोष और सघोष। यह जो है कि व्यंजन के भेद के अंतर्गत आता है। इसी व्यंजन के भेद के अंतर्गत हम आगे की जानकारियां लेते हैं। तो यह जैसे अगर आपको याद है, ठीक है, यह याद है कि स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, लुंठित, प्रकंपित, उच्छेद, अर्धस्वर, ठीक है, इसी में वो भी आ जाएगा, नासिक भी आ जाएगा जो बताए थे। यह अगर याद है आपको, यह याद है तो आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो उसमें अक्सर ये पूछता रहता है कि जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पे कितने भेद हैं, या ये भी पूछ देता है कि उच्चारण के आधार पे, तो इसका नाम दे देगा, इसका नाम दे देगा, उसमें आपको डिफरेंस करना रहता है। तो आज बस व्यंजन के विषय में इतनी जानकारी आपको प्राप्त हुई। आशा रखते हैं कि आप वीडियो निरंतर देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी जीआईसी का पेपर इधर पड़ा है और टेट का भी पेपर पड़ा है, और हिंदी व्याकरण तो हमेशा के लिए जरूरी है। धन्यवाद।